केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में SYL नहर को लेकर आज नई दिल्ली में हो रही अहम बैठक। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने गुरुग्राम में आयोजित हुए स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को बताया ऐतिहासिक। कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बनाया जा रहा AI आधारित प्लेटफॉर्म। ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए 26 और 27 जुलाई को आयोजित होगी CET परीक्षा। अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई स्थगित। और भाजपा ने अपने सभी 27 संगठन जिलों के पदाधिकारियों की करी घोषणा। पार्टी कल बूथ स्तर पर मनाएगी गुरु पूर्णिमा का पर्व। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर आज नई दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है। केंद्र सरकार की यह बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल कर रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिस्सा ले रहे हैं। यह केंद्र के साथ चौथी बैठक है। इससे पहले की बैठकें बेनतीजे रही। यह बैठक 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति बनाने की कोशिश है। कोर्ट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। SYL का विवाद दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराना मुद्दा है। इसमें सतलुज और यमुना को जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों के समान वितरण हो सके। इस बैठक में दोनों राज्यों के बीच सहमति की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जाएगी ताकि अदालत में सुनवाई से पहले किसी समाधान पर पहुंचा जा सके। ब्राजील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के लिए 26वां वैश्विक सम्मान था। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की उपस्थिति में भारत और ब्राजील के बीच विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा दोनों देशों की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए आज हुआ समझौता हमारे हरित लक्ष्यों को नई गति देगा। हमने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है, शून्य सहिष्णुता और शून्य दोहरे मापदंड। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। के लिए प्रासंगिक है। आज राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने 3 और 4 तारीख को गुरुग्राम में आयोजित हुए स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन को ऐतिहासिक बताया है। विधानसभा द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उन्होंने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली थी वो सफलतापूर्वक पूरी की गई है। ये सम्मेलन करवाना प्रदेश के लिए ऐतिहासिक था। उन्होंने बताया कि पूरे देश से 450 डेलीगेट्स इस सम्मेलन में शामिल हुए और 55 विधायकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसमें छोटी विधायी संस्थाओं को कैसे काम करना चाहिए, इसको लेकर व्यापक चर्चा भी हुई। इस सम्मेलन में हर राज्यों में अपनाई जा रही प्रैक्टिस को लेकर भी चर्चा की गई। जितने लोग इस सम्मेलन में आए वो लोग वापस जाकर अपने राज्यों में इन प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे। सभी आए हुए लोगों को धार्मिक ग्रंथ गीता भी दी गई। जितनी छोटी विधायी संस्थाएं हैं, जो हमारा एक 3 टियर सिस्टम है, वो सभी विधायी संस्थाएं भी प्रभावी रूप से कार्य करें, सशक्त हों, चाहे उसके अंदर नगर निकाय है या उसके अंदर पंचायती राज है या उसके अंदर सहकारिता को भी उस नाते से देखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो मूल रूप से अगर हम देखें
तो चर्चा, संवाद जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोचना है कि चर्चा जितनी सार्थक होगी, संवाद जितना बढ़ेगा, विशेष रूप से विधायी संस्थाएं सही प्रक्रियाओं को अपनाते हुए जितना चर्चा करेंगी उतने ही अच्छे समाधान होंगे, उतने अच्छे समाधान निकलेंगे और अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कुछ अच्छे सुझाव भी आए। आगे आने वाले समय में विधायिका को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम और सम्मेलन होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए AI आधारित एक प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। आने वाले समय में महिलाओं और युवाओं के लिए भी सम्मेलन किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए इस प्रकार के एक प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है, जिसमें सभी विधानमंडल और देश की पार्लियामेंट वो एक प्लेटफॉर्म पर सभी राज्यों में चल रही अच्छी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो साझा भी करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C के रिक्त पड़े पदों को भर्ती के लिए इस वर्ष होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा CET की घोषणा कर दी है। आयोग ने इसे लेकर नोटिस जारी किया है। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र शाम 3:15 से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी में OMR शीट पर आधारित होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET 2025 के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 26 व 27 जुलाई को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी है। संभावना है कि अब ये परीक्षाएं 30 व 31 जुलाई को हो सकती हैं। गौरतलब है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 4,05,377 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया था। ये परीक्षाएं 26 व 27 जुलाई को 3 अलग अलग पालियों में आयोजित करवाई जानी थी। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि HTET परीक्षा व CET 2025 परीक्षा दोनों ही हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। ऐसे में दोनों की एक तारीखें होने के चलते बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। CET 2025 की परीक्षा देने वालों में HTET की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी भी बड़ी संख्या में होंगे। इसी के चलते फिलहाल यह परीक्षा स्थगित की गई है, जिसे CET परीक्षा के अगले 2-4 दिनों के बाद रीशेड्यूल किया जाएगा। से भी ज़्यादा संख्या बताई गई है और ये CET की परीक्षा के बारे में मेरे नोटिस में भी आया है और ऊपर से अधिकारियों ने मुझे से मतलब सूचना दी है कि ये 26 और 27 जुलाई को प्रस्तावित है। और यदि 26-27 जुलाई को यह परीक्षा CET की होती है तो ऐसी स्टेज में क्लैश हो जाएगा परीक्षा की डेट्स में, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी समस्या हो जाएगी। और परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने इसको 26-27 की परीक्षा, क्योंकि कैरियर से रिलेटेड डायरेक्ट नौकरी से संबंधित परीक्षा है, संख्या भी अभ्यर्थियों की ज़्यादा है, तो ऐसा अभी अंडर कंसिडरेशन है कि HTET की परीक्षा को हो सके तो 2-4 दिन हम आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी यह लगभग कन्फर्म है कि HTET की परीक्षा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। भाजपा ने अपने सभी 27 संगठन जिला पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इससे पूर्व कल प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस पे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद रहे। इस दौरान जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नामों की सूची तैयार की गई। साथ ही संगठन द्वारा चलाए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने बताया कि सभी जिला अध्यक्षों से विचार विमर्श के बाद जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में पार्टी की योजना के अनुसार कार्यों को पूरा करें और पूरी मेहनत से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। जिला पदाधिकारियों की नई नियुक्ति हुई है, उन सभी जिला पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी पदाधिकारियों से निवेदन भी करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यक्रम हैं, मंडल स्तर के कार्यक्रम हैं
शक्ति केंद्र स्तर के कार्यक्रम है या जिला स्तर के कार्यक्रम है, उन सबको पार्टी की योजना के अनुसार पूरा करें और एक पॉजिटिव सोच के साथ सभी समाजों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि कल गुरु पूर्णिमा के दिन पार्टी धार्मिक, सामाजिक, खेल व शिक्षा जगत से जुड़े गुरुओं का सम्मान करेगी। गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर साधु संतों के आशीर्वाद एवं सम्मान कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह कार्यक्रम बूथ स्तर पर मनाया जाएगा। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि प्रदेश मिलर्स की बोनस की मांग को मान लिया गया है। मिलर्स ने CMR डिलीवरी के होल्डिंग शुल्क माफ करने की मांग रखी थी। उन्होंने बताया कि मिलर्स के लंबित अदालती मामलों में वन टाइम सेटलमेंट करने पर विचार किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश नई डिपो खोलने की प्रक्रिया तेजी से कर रहा है और जल्द ही इसकी अनुमति प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश में लगभग 15,000 डिपो होंगे। बोनस तो हमने उनका करवा दिया है, बोनस तो उनका शेड्यूल हो गया है। और एक उनकी और मांग थी कि भाई कुछ मिलर्स के साथ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो 50 के करीब हैं, तो वो वन टाइम सेटलमेंट के तहत तैयार है। तो उसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं कि भाई जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट कर उनको भी 50 के करीब जो मिलर्स हैं उनको भी अपने साथ जोड़ सके। डिपूज की जो है परमिशन के लिए फाइल चली गई है और उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे कि उसमें मिनिमम कितने कार्ड होल्डर्स होने चाहिए, तो उसका ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो गया कि मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, और जल्दी इसका अप्रूवल हमें मिल जाएगा और जल्दी नए डिपो अलॉट किए जाएंगे। अंबाला शहर के पंचायत भवन में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान समिति के सामने 13 शिकायतें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 10 के निपटान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं पर 3 शिकायतें अधिकारियों को जांच के लिए मार्क करके दी गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम कर रही है और लगातार समाधान कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार समान रूप से विकास करवा रही है। जब तक प्रदेश के हर व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम आराम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर देश प्रदेश से हर समस्या को समाप्त करना होगा। आज अम्बाड़ा की मासिक मीटिंग थी कष्ट निवारण समिति की, जिसके अंदर कुल 13 शिकायतें थी, जिसमें से 10 शिकायतों का निपटान मौके पर किया गया है और 3 शिकायतों को आगे पेंडिंग रखा गया है। आगे डिपार्टमेंट से उसका स्टेटस मंगा करके और साथ में फिर उसको निपटान करने के काम करेंगे। हमने सभी अधिकारियों को कह दिया है, अगर जो कोई भी अधिकारी कोई कोताही कोई भी काम में ना बरते, ईमानदारी से अपना कार्य करे, और कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज भी जो आपने कहा उनको हमने शोकाज नोटिस दिया है कि क्यों इस तरीके से। कैथल में विवाह से पूर्व युवाओं के लिए फ्री वेडिंग काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा। महिलाएं आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने इसके लिए जगह उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कल कैथल के अपने दौरे पर जिला उपायुक्त प्रीति के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का दौरा करके वहां रह रही महिलाओं की भी समस्याएं सुनी। साथ ही जिला जेल का दौरा भी किया और जेल में बंद महिलाओं की समस्याओं को जाना। इसके बाद लघु सचिवालय में महिलाओं की शिकायतों पर सुनवाई करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सुनवाई में 4 मामलों की सुनवाई पूरी कर उनका समाधान करवा दिया गया। उन्होंने जिले की महिला जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में सहयोग करने पर भी चर्चा की। उन्होंने इस दौरान बताया कि प्री वेडिंग सेंटर पर विशेषज्ञ महिलाएं युवाओं को विवाह से पहले काउंसलिंग कर परामर्श देंगी, ताकि उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे और तलाक की नौबत न आए। जैसे ही जगह मिलेगी तो कैथल में भी सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला आयोग द्वारा पूरे देश में इस तरह के 54 सेंटर खोले गए हैं। हरियाणा में अब तक गुरुग्राम व फरीदाबाद में यह सेंटर खुल चुके हैं। महिला दिवस पर खोले थे, जिनमें हरियाणा में 2 खुले हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। आज यहाँ की
डिप्टी कमिश्नर महोदया प्रीति जी से भी मेरी विस्तार से चर्चा हुई। यहाँ पर भी हमने उनसे स्थान मांगा है कि किसी सेंटर पॉइंट पर कम्युनिटी सेंटर के आसपास हमें एक कमरा दिया जाए अटैच बाथरूम के साथ और एक छोटी पैंट्री जहां पर बच्चे आ सके और हम उनकी काउंसलिंग कर सके कि शादी से पूर्व और शादी के बाद आपका क्या धर्म और फर्ज बनता है ताकि एक सक्सेस मैरिज रहे। ये द इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ डिवोर्सेस इन यूथ को सोचते हुए लिया गया है और मैं उम्मीद करती हूं कि ऐसे सेंटर्स के खुलने से, काउंसलिंग होने से बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स आ जाएंगे। मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी की बॉक्सर साक्षी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ये उनका चौथा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड है, जिसके बाद वो ओलंपिक के लिए प्रबल दावेदार बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव में जोरदार उनका स्वागत हुआ। गांव धनाना की बॉक्सर बेटी साक्षी ढांडा ने हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वे भिवानी बॉक्सिंग क्लब में गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश से ट्रेनिंग लेती हैं। बॉक्सर साक्षी का कहना है कि अब वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी करेंगी और उनका सपना है कि वो एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का झंडा सबसे ऊपर लहराएंगी। गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में था। मेरी 4 बाउट हुई गोल्ड मेडल के लिए। फर्स्ट बाउट मेरी इंग्लैंड के साथ थी, जो कि 2 बार की ओलंपियन थी। उसको मैंने 5-0 से हराया यूनानिमसली। उसके बाद ब्राज़ील के साथ थी, वो भी ओलंपियन थी। उसके बाद उज्बेक के साथ थी और फाइनल बाउट मेरी यूएसए के साथ थी। तो मैंने चारों बाउट 5-0 से जीती। मैंने 54 केजी में ये मेडल जीता है और अभी आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, जो कि इंग्लैंड में है सितंबर में। उसके बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग कप नवंबर में होगा, जो कि इंडिया में होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीत के लाऊँ। उसका सपना होता है कि वो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और मेरा भी यही सपना है कि मैं ओलंपिक में इंडिया का जो फ्लैग है वो टॉप पे लहरा पाऊँ। वहीं साक्षी के कोच जगदीश ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अंतिम तीनों मुकाबलों में टॉप बॉक्सर को कड़ी मात देकर यह गोल्ड जीता है। ये उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चौथा गोल्ड है, जो मैरी कॉम के बाद देश की दूसरी बॉक्सर बन गई है। फर्स्ट बाउट में इंग्लैंड के काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज थी, जो 2 बार ओलंपिक खेल चुकी है, उसको हराया 5-0 से। अगली बाउट भी ब्राज़ील से थी, काफ़ी टफ थी, वो भी ओलंपियन थी, उसको भी हराया। और उज्बेकिस्तान की जो सेमीफाइनल में थी बॉक्सर, वो भी 5 या 6 बार की एशियन चैंपियन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी थी, उसको भी एक तरफा यूनानिमस डिसीजन से हराया है। और फाइनल में अमेरिका के मुक्केबाज को हरा के वर्ल्ड कप में साक्षी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। ये साक्षी का चौथा स्वर्ण पदक है विश्व स्तर पर। वहीं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के प्रधान कमल सिंह ने कहा कि हमारा क्लब पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक करते हुए इसे बेटी बचाने व पढ़ाने के साथ खिलाने का काम करता है। साथ ही बॉक्सिंग में बेटियों को सुरक्षा की भावना आती है। कमल सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि देश में बॉक्सिंग का पहला ओलंपिक मेडल हमारे क्लब की महिला बॉक्सर लाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, उस नारे को सार्थक भिवानी बॉक्सिंग क्लब कर रहा है। आपने देखा होगा कि एक पहली जॉर्जन अवार्डी थी और उसके बाद में नीतू, अब ये साक्षी, ये तमाम जो खिलाड़ी हैं, कम से कम 100 के लगभग ऐसी हमारी बेटियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पदक लिया है। तो बड़ी हमें खुशी होती है। और ख़ास तौर पर इसमें पहले ज़माने में जिस प्रकार से हमारी बेटियों के साथ भेदभाव होता था, भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने उसको मिटाने का कार्य किया है। और नशे के खिलाफ भी बहुत बड़ा अभियान जगदीश कोच साहब ने, जो द्रोणाचार्य खुद उन्होंने चला रखा है। लड़कियों के जिस प्रकार से सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब में आने के बाद में उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है और अच्छी तकनीक के हिसाब से उनकी मुक्केबाजी सिखाई जाती है। प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में संशोधन किया है। अब यदि
पदनामित अधिकारी निर्धारित समय अवधि में आवेदन या अपील पर निर्णय नहीं करते हैं तो सेवा का अधिकार आयोग ऐसे मामलों में स्वतः ही संज्ञान ले सकेगा। आवेदन या अपील के निपटान में अनुचित विलंब पाए जाने पर आयोग उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा सेवा का अधिकार नियम 2014 के नियम 9 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। ये नियम हरियाणा सेवा का अधिकार या कहिए कि संशोधन नियम 2025 कहे जाएंगे। ट्रेड यूनियनों द्वारा किए गए भारत बंद का हरियाणा रोडवेज पर किसी प्रकार का असर देखने को नहीं मिला। रोजाना की तरह आज भी अंबाला डिपो की बसों का आवागमन रहा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से अंबाला छावनी बस अड्डे पर व्यापक प्रबंध किए गए थे। डिपो के महाप्रबंधक अश्विनी कुमार ने भी बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रोडवेज पर हड़ताल का कोई असर नहीं है, सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि बसें तय समय से आ जा रही हैं तथा अन्य स्थानों से भी बसें नियमित आ रही हैं। किसी प्रकार से भी हड़ताल के कारण रोडवेज सेवा बाधित नहीं हुई है। जो शेड्यूल के मुताबिक है उससे भी हमने जो है एक्स्ट्रा स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है। इसकी वजह से हमारे जो है एक्स्ट्रा बसेज हमने चल रही हैं। इसमें सुबह लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे से हमारा पहला टाइम शुरू होता है बद्दी का। वहाँ उससे शुरू होकर अब तक करीब हमारी 54 बसेज यहाँ से निकल चुकी हैं और 25 बसेज नारायणगढ़ से निकली है हमारी। तो ऑलमोस्ट हमारा ऑपरेशन सारा नॉर्मल है, स्मूथ है और एज पर शेड्यूल है। नहीं, ऐसा अभी तक कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा असल नहीं। हाँ, अन्य राज्यों में भी हमारी जो इंटरस्टेट रूट्स पे हैं बसेज सुबह गई हैं, सारी शेड्यूल टाइम्स के हिसाब से सारी बसेज हमारी। हाँ, बिल्कुल। फतेहाबाद में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर 7 से 11 जुलाई 2025 तक बूथ लेवल अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य नव नियुक्त BLO को चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हर तकनीकी जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है, ताकि वे फील्ड में जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करके मतदाता सूची के संशोधन को प्रभावी ढंग से कर सके। इस संबंध में मास्टर ट्रेनर संजीव कुमार ने बताया कि यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र विशेष रूप से उन BLO के लिए अनिवार्य है जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। उन्हें फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 के उपयोग, मतदाता नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया सहित मतदाता सूची को अपडेट करने की पूरी जानकारी दी जा रही है। और प्रत्येक दिन 50 BLO को ट्रेन किया जाएगा। इस नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत BLO को जो भी फील्ड में दिक्कत आ रही है वो उनका निपटान जल्द से जल्द होगा। और दूसरा, अभी कुछ नए BLO लगाए गए हैं जिससे उनको ये प्रशिक्षण देना ज़रूरी था, तो इसके तहत ये 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया। ये रेगुलर नहीं है, ये जब मास लेवल पे कोई BLO की अपॉइंटमेंट होती है या जब BLO चेंज होते हैं तब ये प्रोग्राम करवाया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे BLO ने कहा कि यह प्रशिक्षण हमारे लिए बेहद लाभकारी है। हमें यहाँ हर वह जानकारी दी जा रही है जो हमारे रोजमर्रा के काम में जरूरी है। हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहें ताकि हम हमेशा अपडेट और जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहें। BLO को 6 नंबर फार्म, 7 नंबर फार्म और 8 नंबर फार्म के बारे में बताए गए हैं और इसमें आने वाले समय में नए BLO को फायदा मिलेगा भी कौन सा फार्म नए बोर्ड बनाने के लिए है, कौन सा बोर्ड काटने के लिए है और कौन सा माइग्रेट करने के लिए है। आज जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है उसमें जो BLO के लिए वैल्यूज है, उसके जो कर्तव्य है, उसने जनता से कैसे संपर्क करना है, उसके बाद फार्म नंबर 6, फार्म नंबर 7, फार्म नंबर 8 किस तरीके से भरना है। और इसमें बहुत ही तरीके से जो MT है वो जानकारी दे रहे हैं। तो अभी 1-2 घंटे का हमारा सेशन हुआ है, इसके बाद आगे भी
प्रदेश में ग्रुप डी के पदों के लिए वेटिंग लिस्ट में रहे हिसार जिले के उम्मीदवारों ने चयन के बाद खुशी जताते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। चयनित उम्मीदवारों ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है। चयनित उम्मीदवार प्रवीण कुमार ने कहा कि निजी स्कूलों में अध्यापन करते हुए उन्होंने परीक्षा की तैयारी की, जिसमें उन्हें सफलता मिली। आंचल ने कहा कि वेटिंग लिस्ट में मेरा चयन ग्रुप डी पद की नौकरी में हुआ है। उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए सरकार का आभार जताया। पूनम देवी ने कहा कि उन्होंने घर में स्वयं ही ग्रुप डी की परीक्षा के लिए तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि 1 साल की तैयारी के बाद नौकरी मिली है, जिससे वे बहुत खुश हैं। चयनित उम्मीदवार अरुण ने कहा कि वे पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहे थे और अब नौकरी लगने पर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उधर हरदीप ने बताया कि कोचिंग लेने के बाद घर पर ही परीक्षा की तैयारी की थी। अब बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। पिछले 5 साल से मैं टीचिंग कर रहा था। 2023 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और टीचिंग करता था और साथ साथ में मैं एग्ज़ाम की तैयारी भी करता था। और आज मैंने हरियाणा सरकार में नौकरी प्राप्त की है, जिसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये नौकरी मैंने बिना पर्ची खर्ची के पाई है, तो मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। सेल्फ स्टडी की थी और मैंने कम से कम इसमें 1 साल स्पेंड किया है और ग्रुप डी में वेटिंग में मेरा नाम आया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करते हुए। और मैं हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने 2021 में मेरी कोचिंग ली थी हिसार से और तो 6 महीने की कोचिंग के बाद मैंने 2022 में ही मेरी कोचिंग बंद हो गई थी और 6 महीने की सेल्फ स्टडी के बाद मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था और फिर इसमें मेरा हरियाणा सरकार की तरफ से जो भर्ती निकली थी उसमें सिलेक्शन हो गया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद देता हूँ और सभी खुश हैं। मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, तब मैं सिर्फ 0.6 से रह गई थी। इसलिए मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली और मेरा सिलेक्शन हो पाया। धन्यवाद। खेल मंत्री गौरव गौतम ने पंचकुला में आयोजित विश्व व राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रखने वाले नागरिकों का अहम योगदान होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मास्टर एथलीटों ने न केवल खुद को फिट रखा, बल्कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर हरियाणा का गौरव भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज खेलों का पावर हाउस बन चुका है। प्रदेश की खेल नीति देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए 2000 खेल नर्सरियों की स्थापना की गई है, जिनमें से 37,000 से अधिक खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं और सफलता की नई गाथाएं लिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच सरकार ने खिलाड़ियों पर 38 करोड़ रुपए, जबकि 2014 से 2024 के बीच 592 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो सरकार की खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने कहा है कि उसने बैंकों से निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने के लिए नहीं कहा है। दरअसल DFS द्वारा 1 जुलाई से पूरे देश में जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को अपनाने के लिए 3 महीने का एक अभियान शुरू किया गया है। बैंकों के द्वारा अभियान के द्वारा सभी देय खातों का पुनः KYC भी करेंगे। वित्तीय सेवा विभाग निष्क्रिय PMJDY खातों की संख्या की निरंतर निगरानी करता है और बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने खातों को परिचालन में लाने के लिए संबंधित खाताधारकों से संपर्क करें। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जन धन खातों की कुल संख्या में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और निष्क्रिय खातों के बड़े पैमाने पर बंद होने की कोई भी घटना विभाग के संज्ञान में नहीं आई है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।